शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हर बात कहने की नहीं होती है। जिन लोगों के सिर पर जुनून चढ़ चुका होता है कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का, वो कुछ कहते नहीं है, बस कर जाते हैं। हिम्मत बटोर कर सफर में लगातार आगे चलते रहना है, कुछ कदम और जोर से रखना है आगे और जीत कर आना है। तो कमांडोज, वेलकम टू द बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर गीतेंद्र सिंह और हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछली क्लासेस में हमने बात किया था कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, और हम पढ़ रहे थे सबसे आखिर में जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन में हमने बात किया था ओपेरॉन मॉडल के ऊपर। हमने देखा था कि ओपेरॉन मॉडल जो है वो कैसे काम करता है। चलिए, तो आपको मुझे बतलाना है, आपसे मैं पहले कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप मुझे बतलाएंगे कि मेरे पास दो क्वेश्चन है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है, आपको बताना है कि लेक ओपेरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए, लेक ओपेरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए कौन किससे जुड़ता है। लेक ओपेरॉन का स्विच ऑफ करने के लिए कौन किससे जुड़ता है, ये आप मुझे बतलाएंगे। क्लियर कि किन दो चीजों के जुड़ने पर लेक ओपेरॉन ऑफ होता है, आप बतलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में, ये आप बतलाएंगे मुझे, लेक ओपेरॉन में रिप्रेशर प्रोटीन किस जीन से जाकर जुड़ता है। लेक ओपेरॉन में रिप्रेशर प्रोटीन की एफिनिटी किस जीन के लिए होती है, यह आप मुझे बतलाएंगे। लेक ओपेरॉन में रिप्रेशर की एफिनिटी किस जीन के लिए होती है, आप मुझे ये बतलाएंगे। नंबर 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये, लेक ओपेरॉन में इंड्यूसर किस मॉलिक्यूल से जुड़ता है। लेक ओपेरॉन में इंड्यूसर किस मॉलिक्यूल से जुड़ता है, यह भी आपको बतलाना है। क्लियर, ठीक है। तो आपके सामने 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए। पहला क्वेश्चन यह है कि लेक ओपेरॉन में स्विच ऑफ करने के लिए कौन किससे जुड़ता है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि लेक ओपेरॉन में रिप्रेशर प्रोटीन की एफिनिटी किस जीन के लिए होती है। और तीसरा क्वेश्चन यह है कि इंड्यूसर, लेक ओपेरॉन में इंड्यूसर किस मॉलिक्यूल से जुड़ता है। क्लियर, चलिए, तो पिछली क्लास में हमने लेक ओपेरॉन कैसे काम करता है इसको समझा हमने। तो मैंने आपसे कहा था कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस जो है एक ब्यूटीफुल स्टोरी के समान है और स्टोरी के आखिरी हिस्से में हम पहुंच चुके हैं। क्लियर, इसके बाद बचेगा क्या, हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना होगा हमको और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखना होगा। देन इसका चैप्टर हमारा फिनिश, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर जिसको हमने भी पढ़ा है, ठीक है। और आपको समझ में आया होगा कि एवरीवेयर वेयर जहां पर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा जटिल थे वहां पर स्टोरी उतनी अच्छी स्टोरी थी, उतनी अच्छी कहानी थी, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं डीएनए के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन की, कि डीएनए कैसे अपने आप को रेगुलेट करता है। और हमने लेक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट देखा। हमने देखा कि जैकब और मोनार्ड ने बताया लेक ओपेरॉन में प्रमोटर जीन क्या होता है, ऑपरेटर जीन क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, ZYA कैसे काम करता है, कैसे रेगुलेटर जीन का उसके ऊपर इफेक्ट होता है, ये सब चीजों को हमने समझा, ठीक है। क्लियर, तो हमने पिछली क्लास में जो है वो एनसीईआरटी के इस फिगर 66.14 को भी हमने डिस्कस किया था। क्लियर, ठीक है। चलिए, फिर लेक ओपेरॉन में हमने देखा था, सीक्वेंस देखा था हमने। तो ये जीन का जो सीक्वेंस है ना आपका, ये एकदम आपको दिमाग में बेटा रहना चाहिए। एग्जाम में पूछा था ये सीक्वेंस जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे रिप्रेसिबल सिस्टम की। जो लेक ओपेरॉन था बेटा, लेक ओपेरॉन जो है वो था इंड्यूसिबल सिस्टम। लेक ओपेरॉन इंड्यूसिबल सिस्टम था, है ना बेटा, ठीक है। और आज हम बात करेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन की, बात करेंगे रिप्रेसिबल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। देखो, शुरू में ही मैं आपको, पीछे का बाद में पढ़ना, मैं शुरू में ही आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं बेटा कि इंड्यूसिबल सिस्टम का मतलब यह होता है कि बाहर से कोई केमिकल आएगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा, उसको देखकर ओपेरॉन चालू हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द इंड्यूसिबल सिस्टम। तो बाहर से आने वाला सब्सटेंस कहलाएगा इंड्यूसर, ठीक है।
और जब हम रिप्रेसिबल सिस्टम कहते हैं तो उसका मतलब है नॉर्मली सिस्टम चालू होता है, नॉर्मली सिस्टम चालू रहता है, लेकिन बाहर से जब एंड प्रोडक्ट, फर्क है, पहले सबस्ट्रेट था, अभी क्या बोल रहा हूं, एंड प्रोडक्ट। एंड ओपेरॉन जिस चीज को बनाने के लिए चल रहा है वो अंतिम उत्पाद है, वो एंड प्रोडक्ट यदि बाहर से सप्लाई होने लगेगा तो वो दैट एंड प्रोडक्ट बिहेव्स लाइक ए को रिप्रेसर, वो एक सह संदमक के रूप में काम करेगा और ओपेरॉन को वो ऑफ कर देगा। तो रिप्रेसिबल सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में ऑन होता है, स्पेसिफिक कंडीशन में वो ऑफ होता है। लेक ओपेरॉन नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहता है, स्पेसिफिक कंडीशन में वो ऑन होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं यहां पे। तो मैंने आपसे कहा कि जीन्स हुज एक्सप्रेशन इज टर्न्ड ऑफ बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस सम सब्सटेंस, जिसे हम को रिप्रेसर कहते हैं, और जनरली ये क्या होते हैं, ये होते हैं एंड प्रोडक्ट होते हैं, जनरली ये होते हैं एंड प्रोडक्ट या अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो इसे, तो ऐसा रिप्रेसिबल सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, रिप्रेसिबल सिस्टम जीन एक्सप्रेशन का वो सिस्टम है जो कि जब कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस को रिप्रेसर या अंतिम उत्पाद उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, तो सिस्टम ऑफ हो जाता है। ठीक है, और जो है इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, बेस्ट एग्जांपल इसका होता है ट्रिप ओपेरॉन। ठीक है, एनसीईआरटी में केवल नाम लिखा है इसका, लेकिन थोड़ा सा हमको जिपमर और एम्स के लिए थोड़ा सा लेवल पे आगे जाके पढ़ना होगा। के अब एक बड़ा मुद्दा ये है कि कई सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर जो है अभी सुनने में आ रहा है कि जिपमर और एम्स जो है वो नीट के साथ मिल जाएंगे और नीट ही एकमात्र एग्जाम होगा, और ये बोला है किसी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने ऐसा बोला है किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो भैया ऐसा है, ये जो माननीय मंत्री महोदय है ना, इनका पुराना रिकॉर्ड देख लो एक बार कि कितनी बार क्या क्या बोल चुके और क्या क्या हुआ। ठीक है ना, इसलिए जब तक ऑफिशियल गजेटियर नहीं आता है, ऑफिस के बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट का एक भारत का राजपत्र होता है, उस राजपत्र में इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती है, इंफॉर्मेशन को वैलिड मत मानिए। गवर्नमेंट को कोई भी प्रोसेस को यदि आज कुछ कहते हैं तो उसे इंप्लीमेंट करने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है उसको। ठीक है, ऐसा मजाक थोड़ी ना कि आज बोल दिया कि कल से भाई ऐसा है कि सूरज पश्चिम से निकलने लगेगा इंडिया में, तो कैसे निकलने लगेगा भाई। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि कहना और करने में फर्क होता है, तो सब चीजों में कल ये बकायदा वक्त लगता है उनमें के। ये मैं नहीं बोलता हूं कि नहीं होगा, कभी हो भी सकता है कभी वोट के, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एम्स ने अपना डेट दे रखा है, पूरा टाइम टेबल शेड्यूल हो चुका है, एवरीथिंग इज दैट एज पर शेड्यूल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कई जगह पर जो है वो जिपमर और एम्स को अलग तरीके से इंस्टीट्यूट बनाया गया है अलग अलग आर्टिकल के तहत। तो इतना आसान नहीं है चीजों को मर्ज करना, इसके लिए बकायदा जो है वो कानूनी दाव पेच अपनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। तो जो भी कुछ है अभी, लेकिन हम तो ये कहते हैं यदि मिल भी गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ। ठीक है, नहीं मिला तो अच्छी बात है, हम तैयारी कर रहे हैं अपना। कुछ लोगों को लगता है कि एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए भैया मिल जाए तो अच्छा है, तो ऐसा मत सोचो बेटा। के क्योंकि ये सब क्या है, ये एस्केपिज्म है के। और ये ना जो लोग यूट्यूब पे व्यू बढ़ाने के लिए, जैसी कोई न्यूज अखबार में छपी, कोई किसी ने कुछ बोला, वो यूट्यूब में बना के वीडियो डाल दिए, देखो अब से ऐसा होने वाला है, खतरनाक खबर। तो भैया ऐसे है ना, ये व्यू बढ़ाने के लिए हमारे बच्चों को कंफ्यूज मत किया करो। ठीक है ना, तुमको यदि ऑफिशियल न्यूज मालूम चले तो बताया करो, क्योंकि ये ऑफिस जो है ना, अभी क्या हो रहा है सोशल मीडिया में ऐसी फर्जी फेक न्यूज आती है, कोई कुछ बोलता है, कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हैं, इसलिए जो है उस पर ना जाए आपके। तो अभी मेरी बात ध्यान सुनिए के, चलो वापस लौट के आता हूं, मैं छोटा हो जाता हूं फिर से, कंटेंट बड़ा होगा मैं छोटा हूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा आपसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, इसका बेस्ट एग्जांपल है, और हमको थोड़ा सा जो है वो एनसीईआरटी में इसका नाम दे रखा है, थोड़ा सा हमको इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, और ये रिप्रेसिबल सिस्टम में आता है, नॉर्मल कंडीशन में ऑन रहता है, विशेष अवस्थाओं में ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में ये ऑफ रहता है। अब होता क्या है बेटा, जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है उसका पर्पस ये होता है कि जो बैक्टीरिया जिस मीडियम में ग्रो करता है उस मीडियम में नॉर्मली ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, तो बैक्टीरिया को अपने खुद के लिए ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड लगातार बनाना पड़ता है। लेकिन जब बाहर से बना बनाया मिल जाएगा तो बैक्टीरिया क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, क्यों एनर्जी बर्बाद करेगा, तो बाहर से बने बनाए को ले लेगा वो। तो जो ट्रिप्टोफैन जो एंड प्रोडक्ट है जिसके लिए ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन चलता है, यदि वो बाहर से बना बनाया मिल जाएगा तो जीन काम करना बंद कर देंगे, जरूरत ही नहीं बाहर से बना बनाया मिल रहा है। ठीक है, तो ये है इंडिसिबल सिस्टम या रिप्रेसिबल सिस्टम। रिप्रेसिबल सिस्टम में जो है नॉर्मल सिस्टम में ओपेरॉन ऑन रहता है, विशेष कंडीशन में वो ऑफ हो जाता है। क्लियर, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है ट्रिप्टोफैन जो होता है वो ट्रिप्टोफैन को बनाने वाले जीन को वो रिप्रेस करता है। बायोसिंथेटिक पाथवे की बात करें तो को रिप्रेशर इज टिपिकली द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे। मैंने आपसे कहा कि जो को रिप्रेशर है जनरली पाथवे का अंतिम उत्पाद होता है, जिसके लिए पूरा ओपेरॉन चल रहा होता है, जिस केमिकल को बनाने के लिए पूरा ओपेरॉन चल रहा होता है। यदि वो केमिकल मीडियम के अंदर प्रेजेंट होगा तो ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा, जरूरत ही नहीं उसकी। क्लियर, ठीक है।
tryptophan operon in acetylcholine is concerned with the synthesis of the amino acid tryptophan के देखो ध्यान से सुनो के tryptophan operon acetylcholine में tryptophan amino acid के निर्माण का काम करता है and it is the best example of repressible operon system। ठीक है, क्लियर। अब सोच थोड़ा जानते हैं कि ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता किस तरह का है। इसमें देखिए ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड को बनाने के लिए 5 जीन की रिक्वायरमेंट होती है ए बी सी डी ई और इनका सीक्वेंस होता है ई डी सी बी ए। ये इनका सीक्वेंस होता है ओपेरॉन पे। जैसे जेड बाय ए था ना वहां सीक्वेंस, ये होता है ई डी सी बी ए के। यहां पे एक प्रमोटर जीन होता है, रेगुलेटर जीन होता है और इंपॉर्टेंट वेरी वेरी आईएमपी के फर्क है बेटा। लेक ओपेरॉन के रेगुलेटर जीन में और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के रेगुलेटर जीन में एक फर्क है। फर्क यह है कि जो रेगुलेटर जीन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का होता है वो इनकंप्लीट रिप्रेसर को मारता है। उसका जो रिप्रेसर होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है, वो रिप्रेसर इनकंप्लीट होता है। मतलब रिप्रेसर का काम क्या होता है? रिप्रेसर जनरली ऑपरेटर जीन से जाकर जुड़ता है और स्विच को ऑफ करता है। याद है ना, मैंने कहा था आपसे कि रिप्रेसर प्रोटीन की एफिनिटी ऑपरेटर जीन से होती है और रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जाके जुड़ेगा और ओपेरॉन के स्विच को वो ऑफ करेगा। ठीक है, लेकिन कब ऐसा होगा? जब रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो, फंक्शनल हो। यहां पर क्या होता है? यहां पर रेगुलेटर जीन ने जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाया वो प्रोटीन ऐसा है जो कि एपो रिप्रेसर है, मतलब वो इनकंप्लीट है। बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको इनकंप्लीट रिप्रेसर बोल सकते हैं, एपो रिप्रेसर बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, जो इनएक्टिव होता है, जाके जुड़ नहीं पाता है। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में जो रेगुलेटर जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा होता है वो इनकंप्लीट होता है, वो ऑपरेटर से जाके नहीं जुड़ पाता है। तो ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ऑपरेटर सूचना दे रहा है प्रमोटर को, प्रमोटर से स्ट्रक्चर जीन को सूचना जा रही है और ट्रिप्टोफैन लगातार बनता रहता है। ठीक है, ऑपरेटर जीन होता है इसमें। देन एक इंटरेस्टिंग बात जो वैज्ञानिकों को समझ में आई कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में एक एक्स्ट्रा जीन देखने मिलता है। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में एक एक्स्ट्रा जीन देखने मिलता है, दैट इज द लीडर जीन। उसे बोलते हैं हम लीडर जीन बोलते हैं। लीडर जीन का काम होता है एट्यूनेशन करना। अब आप बोलोगे सर ये एट्यूनेशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कभी कभी ओपेरॉन चालू हो गया और सडनली ओपेरॉन को ऑफ करना है मिड वे में, ट्रांसक्रिप्शन को आधे रास्ते में ही बंद करना है, तो वो काम करता है लीडर जीन के। तो लीडर जीन जो होता है वो फाइनल कंट्रोल अथॉरिटी होता है उठके। तो लीडर जीन जो होता है वो एट्यूनेशन में रोल प्ले करता है। बस अभी हमें अपने नीट के लेवल पर, एम्स के लेवल पर, जिपमर के लेवल पर इतना ही याद रखना है। इसके ऊपर डिटेल हम के लिए हमको एमएससी लेवल पर जाना पड़ेगा, तो अभी हम जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो अभी हमने आपसे कहा कि लीडर जीन जो होता है वो एट्यूनेशन में कंट्रोल करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के प्रीमैच्योर विड्रॉल में, ट्रांसक्रिप्शन को वक्त से पहले ही रोकने का काम करता है लीडर जीन करता है। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है ना, अभी हम मुद्दे की बात करेंगे। और जो कोर रिप्रेसर है, जैसे याद करो आप, जो लेक ओपेरॉन था, लेक ओपेरॉन में जो इंड्यूसर था, जो प्रेरक था, वो क्या था? वो था लैक्टोज था। वो क्लियर? लेक ओपेरॉन में जो इंड्यूसर था, जो प्रेरक था, वो लैक्टोज था। यहां पर जो रिप्रेसर, जो सिस्टम को ऑफ करने वाला एडिशनल केमिकल जो बाहर से आ रहा है, जो अंतिम उत्पाद एंड प्रोडक्ट बाहर से आकर ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को ऑफ कर रहा है, उसे हम बोलेंगे को रिप्रेसर। देखो जो इनकंप्लीट रिप्रेसर रेगुलेटर जीन बना रहा है वो क्या है? वो है एपो रिप्रेसर। बाहर से जो आ रहा है एंड प्रोडक्ट वो है को रिप्रेसर, उसे हमने क्या बोला? को रिप्रेसर बोला हमने। ठीक है ना, क्लियर? वो होता है ट्रिप्टोफैन होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? चलिए हम जानते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा। जो रेगुलेटर जीन है वो एक रिप्रेसर प्रोटीन को बनाएगा और वो इनकंप्लीट होगा, वो ऑपरेटर से जाकर नहीं जुड़ पाएगा, वो ऑपरेटर से जाकर नहीं जुड़ पाएगा। जब ऑपरेटर से जाकर वो नहीं जुड़ पाएगा तो स्विच ऑन रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलो, क्योंकि यहां पर फिर से चीजों को रिकॉल करने में हमें दिक्कत ना हो, इसलिए एक काम करते हैं, हम अगेन दोबारा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल तो फ्री में मिलते हैं, हम एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अब इस बार क्या है? इस बार कहानी में ट्विस्ट है। अरे पिछली कहानी सुनी थी आपने? पिछली कहानी थी रिंकू की कहानी थी, है ना, मोनू की कहानी थी और मेरी कहानी थी। इस बार कहानी चेंज है ने, जो है इस बार हमने क्या किया? कहानी को, स्टोरी को चेंज कर दिया हमने। इस बार क्या है? मैंने आपसे कहा कि देखो भैया ऐसा है कि ये तो मेरा घर है। ठीक है, ये मेरा घर है, जहां ओ लिखा है ये मेरा घर है। ठीक है, मैं यहां पर रहता हूं और यहां पर रह के क्या करता हूं? मैं पी फॉर पढ़ाई करता हूं, है ना, ये भी आप जानते हो, मैं पी फॉर पढ़ाई करने वाला लड़का हूं। ठीक है, था किसी जमाने में लड़का यार, ऐसा थोड़ी लड़के। तो मैंने क्या बोला आपसे? ठीक है, कि मैं यहां पर पी फॉर पढ़ाई करने वाला हूं। ठीक है, और ये पी फॉर पढ़ाई में इसलिए करता ताकि मुझे सारे सब्जेक्ट अच्छे से आने लगे।
इमेजिन करते कि अभी मैं क्या करता हूं, मेरे पास सब्जेक्ट बढ़ गए थोड़े से यहां पर है ना, ठीक है। वहां मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश भी जोड़ लीजिए ना। स्कूल में हूं मान लो, इमेजिन करता हूं मैं स्कूल में, तो अब मुझे ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ताकि मैं अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म करके आऊं, है ना, ठीक है। अब क्या है, मेरे पड़ोस में जो है, फिर से अभी रिंकू नहीं, अब अपन दूसरा नाम चेंज कर देंगे उसका, ठीक है। मेरे पड़ोस में जो है वो एक लड़का रहता है, ठीक है, उसका ये घर है, ठीक है, उसका ये घर है, ठीक है। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो लड़का मेरा किसी जमाने में मेरा बड़ा अच्छा दोस्त रहा था, जब बचपन में छोटे छोटे थे अच्छा दोस्त रहा था। उसके बाद आजकल मेरी उससे बात कम होती है, क्योंकि मेरी मम्मी का, सुनना मेरी बात ध्यान के, क्योंकि मेरी मम्मी का उसकी मम्मी से झगड़ा हो गया। अरे पापड़ मापड़ सुखाने को लेके किसी बात पे हो गया होगा झगड़ा, ठीक है। अब उसमें क्यों झगड़ा हुआ, कैसे झगड़ा हुआ, उसकी डिटेल में नहीं आते। इतनी सी बात है कि मेरी मम्मी ने मुझको बोल रखा है कि वो बाजू वाली है ना, उनके लड़के से बात मत करना, तो घर से निकाल दूंगी, पापा शिकायत करूंगी तुम्हारी, ये हरकत बता दूंगी, वो हरकत बता दूंगी। और पापा के डर से तो पत्ता नहीं हिलता घर में। मतलब मम्मी ने डांट के रखा हुआ है कि नहीं, तुम बाजू वाले सोनू से बात मत करना। हाँ, अरे मोनू नहीं, सोनू, ये कौन है, सोनू के, सोनू से बात मत करना। मम्मी ने कह रखा है कि बाजू वाली जो है ना वो गायत्री, उसकी लड़के सोनू से बात मत करना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है मम्मी, दोस्त था मेरा, तो अब आप लोगों के झगड़े में जो है हम दो लोग पिस रहे आपस में हम लोग, तो मम्मी ने कहा घर से निकाल दूंगी ज्यादा बात किया तो, ठीक है। अब हम क्या है कि वो, अब मैं जो है वो अपने घर में पढ़ाई करता रहता हूँ, स्कूल जाता हूँ और लोग जो है वो क्लास करता हूँ, ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ, फिर पढ़ाई करता रहता हूँ, पूरे समय मेरा मन पढ़ने में लगाता है। लेकिन अभी जो है बेचारा जो मेरा दोस्त है वो मेरे घर पर रहा, क्योंकि उसकी मम्मी ने भी बोल रखा है कि उनके घर पर मत जाना बेटा, वो जो है वो जो है ना, उसकी मम्मी जो है वो, उनसे मेरा संबंध ठीक नहीं है, तो बेकार में तुमको कुछ कह देंगी, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, ठीक है। उसकी मम्मी ने भी समझा रखा है, मेरी मम्मी ने भी जो है वो मुझको डांट के रखा है, तो वो मेरे घर में कभी आता नहीं है के, बाहर बेचारा निकल जाता है, मैं अपना पढ़ाई करता रहता हूं, कभी नहीं आता के। मतलब मन करता होगा आने का, एफिनिटी तो है, ठीक है, लेकिन वो नहीं आता कभी। वो नहीं आता, क्यों नहीं आता, क्योंकि कारण ये है कि उसे लगता है कि यार कि मेरी मम्मी भगा देगी, कुछ बोल देंगी, उसकी मम्मी ने भी मना कर रखा है, तो नहीं आता वो, ठीक है। नॉर्मल दिन ऐसे चल रहे थे, बढ़िया काम चल रहा था कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है। अचानक से क्या हुआ, अचानक से मेरी बुआ जी का लड़का संजीव, तुम में से कोई संजीव तो नहीं ना, ठीक है, मेरी बुआ जी का लड़का संजीव जो है वो मेरे घर आ गया। उसको हम लोग संजू बोलते हैं, संजू बाबा, ठीक है। तो संजू बाबा घर पे आ गए। अब संजू बाबा जो है वो एक विचित्र प्रकार का पुर्जा है, मतलब एक समझ लीजिए कि एक अलग तरह का कंपोनेंट दिमाग में उनका सेट है कि उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है। वो अपना बढ़िया बाल बड़े कर रखे उन्होंने अपने के, इतने बड़े बड़े बाल कर रखे उन्होंने अपने के, और जो है वो एकदम जो है अलग दुनिया में, है ना, 4 6 8 कलर के जो पट्टे से बैंड बांध के, यहाँ बांध के, गले में कुछ लटका के, वो मतलब एक होता ना कि वो एकदम अरे वो फिल्मों में दिखाते नहीं है आपको कि हीरो गुंडा सब टाइप के मिक्सर टाइप के लोग के, हीरो भी है गुंडा भी इसके, तो वैसा वो घूमना पसंद करता है उसके। तो उसको आया, घर पे आया कि मैंने कहा कि भाई संजीव तुम कैसे, उन्हें कहा ऐसा है, देखो हम निकल रहे थे, हम कहा चलो कुछ दिन जो है तुमसे मिलते चलते, यहाँ पे रहेंगे, कोई मेहमान नवाजी के, तो आ गए घर पे। अब जो है वो संजीव जो है वो मेरे घर पे आ गया। संजीव का ने देखा कि अरे यार बाजू वाला जो है सोनू, तो उससे बात नहीं करता क्या, आजकल घर नहीं आता वो। मैंने कहा हाँ यार, उसकी मम्मी मेरी मम्मी के भी संबंध ठीक नहीं, इसलिए वो घर नहीं आता। संजीव ने कहा अच्छा ऐसा। अब संजीव ने क्या किया, संजीव जो है वो जैसे सोनू को देखा, अरे सोनू धरा, क्या यार घर नहीं आता तू हम लोगों के, क्या हो गया, अरे मम्मियों का झगड़ा है, अपन क्यों पीछे पड़े। दोनों संजीव और सोनू दोनों मिलकर मेरे कमरे में आ गए। दोनों मिले, ये आया है, ये कहा आया, ये है संजीव, ठीक है। दोनों मिलके जो है वो मेरे घर में आ गए, ठीक है। मेरे घर में आके बैठे। अब जितने दिन 15-20 दिन एग्जाम के समय पास था, 15-20 दिन 25 दिन तकरीबन, मान लीजिए महीना भर ऐसा होता रहा कि रोज जो है वो, रोज जैसे स्कूल से मैं, कोचिंग से मैं लौट के आऊं, मेरे घर पे मैं देखूं कि जो है वो बाकायदा एक जो है वो मीटिंग बैठी हुई है, कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है, और उस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में बात कर रहे हैं संजीव और सोनू। और आखिर जैसे मैं आया, अरे भाई तेरे ही इंतजार कर रहे थे, तुझसे कुछ बात करनी है। के क्या बात करनी भैया, अरे मोहल्ले की खबर सुनाएंगे पूरी, इस घर में क्या हुआ, उस घर में क्या हुआ, इस घर में क्या हो रहा है। के
रोज की बात कहानी है के। अब क्या हो गया, अब जो है चूंकि ये दोनों मिलके मेरे पास में जो है आगे बैठने लगे। P फॉर पढ़ाई नहीं हो पा रही, P फॉर पढ़ाई नहीं हो पा रही तो मेरा मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा, तो मेरा रिजल्ट 0। जब रिजल्ट आया FAIL फेल। भैया क्यों फेल हो गए, क्या बताऊं मेरा दुख, क्या हुआ भाई, कैसे फेल हो गए? तुम तो पढ़ने वाले लड़के थे। अच्छा, अरे यार ये जो है ना, 2 लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी जो है वो खराब कर दी। कौन 2 लोग हैं? उन्होंने कहा एक तो हो गया वो सोनू, एपो रिप्रेसर, पहले घर में आता नहीं था मेरे, मुझे मालूम था पढ़ना लिखना तो उसको भी नहीं है, पहले घर में मेरे आता नहीं था, लेकिन ये जब से बाहर से संजीव आया है ना, दोनों मिलके मेरे घर पे आके बैठने लगे, तो संजीव क्या हो गया, को रिप्रेसर हो गया। पहले वाला क्या हो गया, एपो रिप्रेसर हो गया। दोनों मिलके बन गए कंप्लीट रिप्रेसर। किसको रिप्रेस किया, मेरे को रिप्रेस किया। क्या हुआ उससे, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रुक गया, पढ़ नहीं पाया मैं। पढ़ना क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। जब पढ़ नहीं पाया मैं तो रिजल्ट 0 हो गया। ठीक है, तो बस ये जो कहानी है, यही कहानी है ट्रिप्टोफैन ऑपिरॉन की। ट्रिप्टोफैन ऑपिरॉन में जो बाजू वाला पड़ोस वाला जो जीन है ना, जो रेगुलेटर जीन है, उससे बनने वाला एपो रिप्रेसर जो है वो इनकम्प्लीट है, वो घर पर नहीं आता उठ के, वो ऑपरेटर जीन से आकर नॉर्मल कंडीशन में नहीं जुड़ता है। तो ऑपरेटर अपना काम कर रहा है बाकायदा, P फॉर पढ़ाई, P फॉर प्रमोटर पे मैसेज जा रहा है, बाकायदा काम चल रहा है, सारे जीन काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, सब कुछ बढ़िया 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 चल रहा है। लेकिन जिस दिन को रिप्रेसर वहां पर आ गया, संजीव को रिप्रेसर आ गया, उसने एपो रिप्रेसर जुड़ा और बन गया कंप्लीट रिप्रेसर, और ऑपरेटर जिन पे आके वो जुड़ गए। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रुक गया, काम खत्म। ठीक है, दैट इज दी। इसका मतलब यह है कि ट्रिप्टोफैन ऑपिरॉन में स्विच ऑफ करने के लिए, सबसे पहले को रिप्रेसर एपो रिप्रेसर से जुड़ेगा, कंप्लीट रिप्रेसर बनेगा, देन कंप्लीट रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से जाकर जुड़ेगा और स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन नहीं होता है तो रेगुलेटर जीन से इनएक्टिव रिप्रेसर बनता है जो कि एपो रिप्रेसर होता है, एंड इट कैन नॉट बाइंड विद द ऑपरेटर जीन, जो कि ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाता है, इसलिए ऑपरेटर का स्विच ऑन रहता है के। और बाकायदा 5 तरह के प्रोटीन, 5 तरह के जीन है, ABCD, 5 तरह के प्रोटीन बन रहे होते हैं और ट्रिप्टोफैन का बाकायदा निर्माण हो रहा होता है यहां पे। ठीक है, क्लियर? ये 5 प्रोटीन जो ट्रिप्टोफैन को बनाने वाले एंजाइम होते हैं। ठीक है, फिर जब ट्रिप्टोफैन मीडियम में प्रेजेंट था तो क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन ने को रिप्रेसर सह संदमक के रूप में काम किया उसने, और इनएक्टिव रिप्रेसर एपो रिप्रेसर और ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर दोनों आपस में जुड़ गए और बन गया कंप्लीट रिप्रेसर, बन गया होलो रिप्रेसर बन गया, और दोनों मिलके आके मेरे घर में आके बैठ गए, दोनों के दोनों आए और ऑपरेटर जिनको आके उन्होंने जुड़ गए, और जुड़ने पर क्या हुआ कि होलो रिप्रेसर या कंप्लीट रिप्रेसर ने ऑपरेटर जिन से जुड़ गया और उससे जो है वो स्विच ऑफ हो गया। अब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑपरेटर टू प्रमोटर तो स्ट्रक्चरल जीन हो ही नहीं पा रहा है, तो अब जो है काम रुक गया। ठीक है, क्लियर? तो ये ट्रिप्टोफैन के काम करने का तरीका है। ट्रिप्टोफैन ऑपिरॉन को सबसे ट्रिप्टोफैन ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय चार्ल्स यानोफ्स्की, क्या IMP। ठीक है ना? ठीक है, ये जिपमर में बेटा पूछा गया कि तो ट्रिप्टोफैन ऑपिरॉन एस्चेरिचिया कोलाई में पहली बार जो है चार्ल्स यानोफ्स्की ने बतलाया। ठीक है, अब चलो, अब ये तो बात हो गई ओपिरॉन की, थोड़ा बाहर निकल के बात करते हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में 4000 के आसपास जीन होते हैं, उसमें से 1000 जीन जो होते हैं वो प्रमोटर के समान बिहेव करते हैं। द प्रमोटर जीन वाज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय द जैकब एंड मोनार्ड और इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट। याद रखना कि जो ओपिरॉन के अंदर जो प्रमोटर जीन है उसको ओरिजिनली जैकब और मोनार्ड ने नहीं बता पाए थे, बाद में उसकी डिस्कवरी। ओपिरॉन के अंदर सबसे रिसेंटली डिस्कवर्ड कोई जीन है ओपिरॉन के अंदर, वो है प्रमोटर जीन के, जो कि एक न्यू कॉन्सेप्ट में आता है। तो ये कई बार इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एग्जामिनर पिक कर लेता है। ठीक है ना? कहने का मतलब यह है कि रेगुलेटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चर जीन के बारे में जानकारी थी जैकब और मोनार्ड को, लेकिन प्रमोटर जीन उनके बाद में डिस्कवर किया गया है। इन प्रमोटर जीन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड TAT, वेरी वेरी IMP, और ये आप देखेंगे MCQ की बुक में, कई एग्जाम में ये आ चुका है। तो प्रमोटर जीन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के TAT जो है वो पाया जाता है, और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। और ये सीक्वेंस
ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होता है के, और ये जनरली हम ऐसा कहते हैं कि इट इज लोकेटेड 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है इस वर्ड का? जो ट्रांसक्रिप्शन की बिगिनिंग है वो कोडिंग रीजन से होती है कि मैंने कहा ये पहला कोड है AUG, ठीक है ना? तो ट्रांसक्रिप्शन की जहां बिगिनिंग होती है उससे ठीक पहले के सीक्वेंस को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम बोलते हैं, और जहां ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, जहां पर जो है कोडिंग रीजन खत्म होता है, मतलब वहां पर क्या होगा, टर्मिनेटिंग कोडॉन होंगे, जहां पर कोडिंग रीजन खत्म होगा उसके बाद के सीक्वेंस कहलाते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है? तो याद रखना बेटा, अप स्ट्रीम सीक्वेंस का मतलब है जो कोडिंग रीजन में AUG से आगे होते हैं, और डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस का मतलब है जो कि टर्मिनेटर कोडॉन के बाद होते हैं। तो जो प्रिब्नो बॉक्स होता है वो अप स्ट्रीम 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी जो AUG पहला कोड होता है उससे 10 से 15 न्यूक्लियोटाइड पहले मिलता है हमको देखने के लिए, प्रिब्नो बॉक्स देखने मिलता है। TA80 थाइमिन एडेनिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन सीक्वेंस हमको देखने मिलता है, और दिस इज एसेंशियल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? साइंटिस्ट ने प्रयोग करके दिखाई दी सीक्वेंस को निकाल दो काम रुक जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। इन प्रमोटर जीन पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंसेस ऑब्जर्व के प्रमोटर जीन में हमको कई पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस देखने मिलते हैं जो उल्टा और सीधा पढ़ने में जो एक समान हमको दिखाई पड़ते हैं, और हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब न्यूक्लियस पढ़ा था हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है ना? The Pribno box has a function similar to the Tata box that occurs in promoters of the eukaryote के। ऐसा कहा जाता है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो है टाटा बॉक्स हमको देखने मिलता है कि उनके अंदर हमको टाटा बॉक्स जो है वो देखने मिलता है, TA AAA, ठीक है? दिस इज द टाटा बॉक्स के टाटा बॉक्स हमको देखने मिलता है जो हमको आर्कीबैक्टीरिया में और यूकैरियोटिक के प्रमोटर में हमको देखने मिलता है के, और इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड बाउंड बाय सब यूनिट ऑफ RNA पॉलीमरेज ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा कहा जाता है कि टाटा बॉक्स हुआ चाहे प्रिब्नो बॉक्स हुआ, ये RNA पॉलीमरेज के जुड़ने के लिए उसको जो है आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी यहां पर RNA पॉलीमरेज जो है जुड़ सकता है यहाँ पे, और जब RNA पॉलीमरेज जुड़ेगा प्रमोटर पे तभी तो काम आगे बढ़ेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कैसे क्यों होता है, क्योंकि RNA पॉलीमरेज जो है प्रमोटर पे जाकर जुड़ता है, फिर काम करना शुरू करता है, तो ये उस RNA पॉलीमरेज को पहचान प्रोवाइड करते हैं, वहां पर RNA पॉलीमरेज जुड़ सकता है, ठीक है? टाटा बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। टाटा बॉक्स को हम गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं, और ये एक DNA सीक्वेंस होता है कि TA और 888 के, और एक इसमें AAA नहीं बेटा 4 A होंगे इसमें के, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग के मैंने शायद पहले AAA लिखा था, एक A बढ़ा लेंगे उसमें के TA एंड 48 के। कुछ किताबों में AAA भी लिखा है, लेकिन हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन लेंगे, वो है बेटा TA और 4 बार 8 के, TA टाटा एंड 4 टाइम 8 के। तो कुल 8 न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर हमको देखने मिलते हैं, 8 बेस पर होता है। प्रमोटर रीजन में देखने मिलता है हमें आर्कीबैक्टीरिया और यूकैरियोटिक में के। इट हेल्प्स इन अलाइनिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज एट द प्रॉपर साइट। इसका काम क्या होता है, RNA पॉलीमरेज को प्रॉपर जगह पे जोड़ने में ये हेल्प करता है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? तो जो प्रिब्नो बॉक्स है प्रोकैरियोटिक के अंदर, वही यूकैरियोटिक में क्या है, टाटा बॉक्स होता है, ठीक है? फिर द कैट बॉक्स के, अब देखो एक सीक्वेंस हो रहा है कैट बॉक्स के, वो है GGCCAAT कैट, ठीक है? और CT, ये फिक्स सीक्वेंस के, ये इसे बोलते हैं कैट बॉक्स के। तो कैट बॉक्स जो होता है वो आपको जो है वो 70 to 80 बेस पर अप स्ट्रीम देखने मिलेगा, यानी जो पहला कोड AUG होता है उससे 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड आगे आपको देखने मिलेगा, और दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसक्रिप्शन के, ये भी ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए जरूरी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो कैट बॉक्स होता है वो ट्रांसक्रिप्शन की इफिशियंसी को अफेक्ट करता है। यदि कैट बॉक्स को आप हटा दोगे तो इफिशिएंट वे में सही दर से, स्पीड से और मोर इफेक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। तो ये अब आप बोलोगे सर ये कैट बॉक्स टाटा बॉक्स, देखो ये सिंपल सा एग्जामिनर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, डायरेक्ट आंसर होता है। और ये जो कैट बॉक्स होता है ना बेटा, ये आपको सैडल शेप भी दिखाई पड़ता है आपको, इसके घोड़े की काठी के समान जो है वो DNA को थोड़ा सा मोड़ देता है, के दिखाई पड़ता है वैसे के। अब हम इतना हमें बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करना है कि कैट बॉक्स, टाटा बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स का संबंध किससे, प्रमोटर से। ये सब के सब ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है? क्लियर? फिर द रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन आर टुगेदर नोन एज
कंट्रोल रीजन और कंट्रोल जीन्स याद रखिएगा के, जो रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, उस और याद रखिएगा इसमें हमने स्ट्रक्चरल जीन को शामिल नहीं किया के, तो जो रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, उनको एक साथ मिला के हम बोलते हैं कंट्रोल रीजन बोलते हैं या कंट्रोल जीन्स बोलते हैं। उन्हें एक साथ मिलाकर हम कंट्रोल रीजन या कंट्रोल जीन्स कहते हैं। क्लियर? ठीक। और याद रखिएगा बेटा, जो रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, उनके सीक्वेंस को लेक ऑपरॉन में the nucleotide sequence of these genes in Le Copron was studied by Gilbert, मैक्सम, डिक्सन एंड दी मेजल्स के, और ये पूछा गया बेटा एम्स के अंदर के, आया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी के, ठीक है, कुछ साल पहले पूछा गया है पर आया हुआ क्वेश्चन के। तो जो ले कॉपरॉन के अंदर रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन है, उनके सीक्वेंस को किसने बताया था फर्स्ट टाइम? गिलबर्ट, मैक्सम, डिक्सन और मेजियल्स ने इसको बतलाया था। क्लियर? तो ये इससे, और ये क्या होते हैं? ये कंट्रोल रीजन होते हैं। ठीक है, अब ये तो बात की ओपेरॉन की हमने के। यूक्रेटिक में जीन रेगुलेशन कैसे होता है? तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है कि यूक्रेटिक में भी जीन रेगुलेशन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो वैसे ही है कि जीन को आप जो है वो एक्टिव कर दीजिए या ऑफ कर दीजिए इसको के। लेकिन यहां पर ओपेरॉन से आगे बढ़ के कई सारे प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो जीन की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है? वो डीएनए मॉलिक्यूल पर होता है नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, वो डीएनए को कंडेंस करता है। जब डीएनए कंडेंस होगा तो वो टेम्पलेट का फॉर्मेशन नहीं करेगा और उससे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जीन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वो डीएनए को अनफोल्ड करते हैं, हटाते, क्योंकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होते हैं और डीएनए भी नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव रिपल करता है तो डीएनए अनबाइंड रहता है। ठीक है, इन यूकैरियोट्स बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन इज सिमिलर टू द प्रोकैरियोट्स। एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इज एक्टिवेटेड और इनहिबिटेड थ्रू प्रोटीन्स इंटरेक्शन विद द डीएनए। मैंने कहा ना यहां पर प्रोटीन का इंटरेक्शन बड़ा जरूरी होता है कि मेजॉरिटी ऑफ डीएनए इज नॉट एक्सप्रेस्ड। जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन सेल्स टिश्यूज स्पेसिफिक मैनर। पैंक्रेटिक सेल्स में केवल डाइजेस्टिव एंजाइम वाले जीन काम करेंगे के, और पैंक्रेटिक आइलेट में जो है वो आपको इंसुलिन वाले, ग्लूकेगॉन वाले जीन काम करेंगे के। तो वास्तव में यूकैरियोटिक में सिस्टम इतना वेल कोऑर्डिनेटेड वे में होता है कि प्रोटीन ऐसे काम करते हैं जिस जीन, मैंने ऐसा मान लीजिए कोई भी सेल जो होती है उसमें आपके जो जीन होते हैं, जितने जीन बॉडी में, उसके केवल कुछ जीन उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ जीन उस सेल में काम कर रहे होते हैं, बाकी सब स्विच ऑफ कंडीशन में होते हैं। ठीक है, और देख रहे हैं हम कि हमें दिखाई पड़ रहा है। और हमने पढ़ा हुआ बेटा न्यूक्लियोसोमल मॉडल पढ़ा हुआ है, सोलेनाइड, सुपरसोनाइड पढ़ा हुआ हमने के, तो हमने कहा हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं याद रखिएगा कि हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं। हाई लेवल ऑफ हिस्टोन H1 जो होता है उसमें जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। यदि हिस्टोन H1 का लेवल कम हो जाएगा तो जीन का ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल होता है। तो वास्तव में हिस्टोन प्रोटीन हैविंग ग्रेटर इंपैक्ट ऑन द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी। ठीक है, क्लियर? फिर एक रिटर्न डेविडसन मॉडल के, एक रिटर्न जो है वो जीन बैटरी, रिटर्न और डेविडसन, रिटर्न डेविडसन मॉडल कहते हैं उसको हम, जीन बैटरी मॉडल कहते हैं। वो भी यूकैरियोटिक जीन रेगुलेशन के लिए दिया गया, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिले उसके, इसलिए उसको मॉडल को नहीं मानते हम के। फिर एक होता है मॉडर्न कंट्रोल एलिमेंट्स के, एक और जीन मॉडल दिया गया रेगुलेशन के लिए, मॉडर्न कंट्रोल एलिमेंट्स कहते हैं, जिसको फंजाई में देखा गया के। तो उसमें कहा गया कि अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस होते हैं, अपस्ट्रीम जो है वो रिप्रेसिंग सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, मतलब हर जीन के आगे कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जो जीन को एक्टिव करते हैं, कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं जीन को जो रिप्रेस करते हैं, और इनका काम जो है प्रोटीन इंटरेक्शन से होता है। ठीक है, तो अभी तक कोई क्लियर मैकेनिज्म हमको जीन रेगुलेशन की समझ में नहीं आई है, और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं जानने की, इसलिए बहुत कुछ कहने को हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम एम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट की बात करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहिबिशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस ऑन ए डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड रिप्रेशन। ठीक है ना, आईएमपी। देखो मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन को, डीएनए के सांचे पर आरएनए के बनने को रोकना, डीएनए के सांचे पर बनते हुए आरएनए को रोक देना या आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देना रिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, और आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करने के लिए हम एंटीबायोटिक एक्टिनोमाइसिन डी का हम यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लेवल पर काम करती हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि आरएनए ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक एक्टिनोमाइसिन डी। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक बना बड़ा कॉमन एंटीबायोटिक, इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसाइल टीआरएनए टू राइबोसोम के, तो जो एमिनो एसाइल टीआरएनए होता है उसको राइबोसोम से जुड़ने में से रोकते हैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो होती है वो ट्रांसलेशन के लेवल पे काम करती है। ठीक है, वेरी वेरी एम्पी। स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट
ट्रांसलेशन एंड कॉजेज मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी जो है वो ट्रांसलेशन को रोकती है और ये आरएनए की एमआरएनए की मिसरीडिंग करती है, तो एक्चुअल प्रोटीन नहीं बन पाता है। और देखो इसका मतलब ये कि जो एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया के अंदर बड़े परिवर्तन करती हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लेवल पे जाकर के। आप बोलोगे सर हमारे अंदर, तो देखो बेटा ये जो एंटीबायोटिक है ये प्रोक्रियोटिक में जाकर काम करती है, यूक्रियोटिक पर इनका असर नहीं होता है या मामूली असर होता है, ठीक है ना। देखिए क्लोरेमफेनिकॉल, अगेन ए वेरी फेमस एंटीबायोटिक, क्लोरेमफेनिकॉल इनहिबिट पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंड सो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के। तो जो क्लोरेमफेनिकॉल एंटीबायोटिक होती है वो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करती है, तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। इरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ एमआरएनए अलोंग द राइबोसोम के। तो जो एमआरएनए राइबोसोम के ऊपर जो एमआरएनए के ऊपर जो राइबोसोम मूव करता है ना, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम की मूवमेंट को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, वो इरिथ्रोमाइसिन उसको रोक देता है कि नियोमाइसिन इनहिबिट इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए। नियोमाइसिन टीआरएनए को एमआरएनए के कोडॉन्स को नहीं पढ़ने देता है, तो उससे चलते क्या होता है कि टीआरएनए एमआरएनए से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, तो प्रोटीन नहीं बन पाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि एंटीबायोटिक जो है वो किस लेवल पे काम कर रही है, इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को समझना जरूरी होता है। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपको बायोकेमिस्ट्री में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बड़े जोरों के साथ पढ़ाया जाएगा, वो बड़ा बड़ा पूछा जाएगा आपसे वहां पे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए, तो यहां पर हमारा जीन रेगुलेशन वाला हिस्सा पूरा होता है ऑलमोस्ट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम सब कुछ कवर कर चुके हैं, एवरीथिंग, एवरी सिंगल डिटेल हमने कवर किया हुआ है यहां पे मिनट के। और अब हमें क्या पढ़ना है, हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ना है, हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ना है, हमको मानव जीनोम परियोजना पढ़ेंगे हम। और हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना है, और उसके बाद चैप्टर कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कई बच्चों का बोलना है सर आप 12th में क्या मैं और क्या चैप्टर लेंगे, तो अभी देखो सिंपल सी बात है, मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करके देखता हूं, देन मुझे लगता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं बायो टेक्नोलॉजी जो है वो शुरू कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि कारण उसके पीछे कि मेरा पर्पस बार ये कि मैं बड़े चैप्टर पहले कवर कर दूं, जो बड़े चैप्टर है ना जिनमें ज्यादा वेटेज होता है, ज्यादा क्वेश्चन जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हैवी वेट चैप्टर होता है, वो पहले निपटा लें, हम छोटे चैप्टर हम पैरेलली करते रहेंगे। और एक बात और क्लियर कर दूं मैं, देयर में बी सम लेक्चर जो आपके छोटे चैप्टर हैं उनके कुछ लेक्चर आपको असाइन टास्क के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है ना। जो रिसेंट रिकॉर्डिंग्स हैं उनका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां मुझे लगेगा बिल्कुल मैं री रिकॉर्ड करूंगा, आपके बराबर ही मेहनत करूंगा, मैं मेहनत में कभी भी कमी नहीं रखूंगा बेटा। लेकिन कई बार इन द इंटरेस्ट टू स्पीड अप द सिलेबस हम कुछ लेक्चर आपको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज बियर विथ मी, और मैं जो करूंगा वो आपके भले के लिए करूंगा, आपके लिए करके बेटरमेंट के लिए करूंगा बेटा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हाँ, खूब सारे एमसीक्यू लगा लेना इसके ऊपर के, जो डीपीपी है सॉल्व करना नहीं भूलना बेटा। जीन रेगुलेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है और एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.